नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। इस साल का बजट यानी 2026-2027 का बजट कल रविवार को यानी 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है। अब जो शहरों में रहते हैं, नौकरी करके जीते हैं, उनकी उम्मीद इस पर टिकी हुई है कि बजट में इनकम टैक्स में कोई छूट मिल सकती है या नहीं। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इस बजट में ऐसे कुछ मुद्दे आएंगे जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं महसूस की जा रही हैं कि आज जब पढ़ने वाले विद्यार्थी बढ़ रहे हैं तो उनको कॉलेज में जाने की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, कॉलेज नहीं है उनके लिए, वो अपने मनपसंद विषय को नहीं पढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पे जो टेक्निकल संस्थाएं हैं, मेडिकल है, उच्च स्तर के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनमें बड़ी भारी समस्या है। तो ये बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। स्वास्थ्य को अगर लें तो इलाज पे खर्च लगातार बढ़ रहा है और लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर होते जा रहे हैं, जहां फीस की वसूली इस तरह से की जाती है कि जैसे एक मरीज मिल गया है तो जितना खून उससे निकाल सकते हैं उतना निकाल लें। तो अब ये स्थिति रहेगी या इनमें कोई बदलाव आएगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या मिलना चाहिए बजट से? और यही बात हमने कई AI जो ऐप हैं उनसे पूछा कि आखिरकार जनता जो कह रही है उसके बारे में आप बताइए। अब हमारे सामने जो एक सूची है उसके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यानी जो चीज़ों को निर्माण करने वाले उद्योग हैं, उनमें खास तरह की सहूलियतें दी जाएं। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप लें तो सेमीकंडक्टर, उसके अलावा विशेष तरह के जो रसायन या केमिकल्स हैं, वो इलेक्ट्रिक वाहन EV जो है उन पर फोकस हो, और क्रेडिट गारंटी कवर को 5 से 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाना। तो इस तरह की चीज़ों के साथ साथ वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी चाहते हैं, जिसकी बात मोदी जी की सरकार जो है 2014 में आने के बाद से ही बात कर रही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी यहाँ उद्योग लगाना और उसके लिए जितने तरह के लाइसेंस चाहिए उसको प्राप्त करना एक मुश्किल काम है। तो इनका क्या होगा? उसके बाद कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो भारत में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब दुनिया भर में जिस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं उसके चलते वो संकट में फंसते जा रहे हैं। जैसे वो जूता उद्योग है, भारत में अच्छा था, यहाँ से निर्यात भी होता था। कपड़ा उद्योग है, सिले सिलाए जो कपड़े हैं वो अमेरिका में भी जा रहे थे, दुनिया के बाकी बाज़ारों में भी जा रहे थे। लेकिन स्थिति ये है कि अब एक तो अमेरिका ने जो 50% तक टैरिफ यानी टैक्स लगाने की बात कर दी है, या कुछ चीज़ों पे शुरू भी हो गया है, तो उसके चलते स्थिति ये है कि अमेरिकी बाज़ार में भारतीय चीज़ों का टिकना जो है अब बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे पड़ोस के देश और दुनिया के दूसरे देश जो हैं बहुत कम, उससे कम दाम में उनको उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गए हैं, और वो कर भी सकते हैं। क्योंकि अब बगल में बांग्लादेश को लीजिए तो बांग्लादेश से कपड़े का निर्यात जो होता है उस पर शुल्क नहीं लगता है। भारत अगर 50% शुल्क देगा तो फिर होगा क्या? और भारत को 50% शुल्क देगा या नहीं देगा इस पर निर्भर है कि वो रूस से अपना व्यापार ख़त्म करता है कि नहीं। दबाव तो इसी तरह का है। और शुरुआत हुई है जो क्रूड ऑयल है, जिससे कि पेट्रोल और डीजल बनता है, उससे लगातार भारत से कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के लिए क्रूड ऑयल जो आप रूस से मंगवाते हैं उसको बंद कर दीजिए। अब रूस जो है हमको क्रूड ऑयल सस्ते में देता है, तो अभी पिछले 2-2.5 सालों से ये हो रहा था कि रूस से हम सस्ते में पेट्रोल और डीजल का क्रूड ऑयल जो है आयात करते थे, और उसको रिफाइन करके यानी क्रूड ऑयल को पेट्रोल और डीजल में बदल करके
और यूरोप सहित दुनिया के बहुत सारे देशों को बेच रहे थे। ये इसलिए सब जब संभव था कि क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा था। अब जो अमेरिकी दबाव है उसके चलते आपको क्रूड ऑयल जो है वो गल्फ के देशों से या उन देशों से लेना पड़ेगा जो महंगी कीमत पर इन चीज़ों को बेचते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप जब महंगा लेंगे तो दुनिया के बाज़ार में भी महंगा भेजेंगे, और तब आपके यहाँ रिफ़ाइन की हुई या आपके यहाँ संशोधित डीजल और पेट्रोल दुनिया के दूसरे देशों के लोग क्यों खरीदेंगे। उस सिर्फ यही नहीं है, अगर हम रसिया से लेना बंद कर देते हैं, इसी तरह से वेनेजुएला सस्ता में देता था, उससे बंदी हो जाएगा जिस तरह की स्थिति है। और इसके पहले हम ईरान से सस्ता में लेते थे, वहाँ भी बंद हो गया था। तो कुल मिलाकर के ये बात बहुत साफ नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में जो अमेरिका का दबाव है रूस से व्यापार कम करने का, और ख़ास तौर पे डीजल पेट्रोल का क्रूड ऑयल कम करने का, तो उसमें ये दो संकेत मिल रहे हैं कि भारत जो निर्यात करके कमा रहा था वो बंद होगा, और करीब 2 साल से जो भारत में डीजल और पेट्रोल की कीमतें स्थिर दिखाई दे रही थी वो भी जो है स्थिर नहीं रह सकती है, उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है, या पहले जैसे होता था कि हर दूसरे तीसरे दिन कभी घटा कभी बढ़ा, इस तरह की स्थिति आती थी, वो स्थिति जो है वो फिर से आ सकती है। ये एक बड़ा संकट होगा। अब एक क्षेत्र और है जिस पर हमारा देश अभी तक बहुत भारी पैमाने पर निर्भर करता है। आज भी हम कृषि जो है और जो खेती से जो कुछ होता है उससे अलग नहीं हो सकते। देश के खाने पीने के लिए उत्पादन तो होता ही है, बाहर भेजा भी जाता है। तो सरकार का जो रुख रहा है कृषि क्षेत्र पर पिछले काफ़ी सालों से, वो कोई बहुत प्रगतिशील नहीं रहा है। कृषि क्षेत्र को जिस तरह से जितना कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, और उसके चलते बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ आयात होती हैं, जैसे कई तरह की दालें आयात होती हैं, तेल, ये पाम ऑयल, ये जो आप सुनते हैं ये सब आयात किया जाता है, दूसरे देशों से हम खरीदते हैं। जबकि दालों के लिए तो भारत में बढ़िया ज़मीन है, हम उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें जो काम किए गए हैं वो बहुत कम है। अब देखना है कि इस बजट में क्या करते हैं, कितना देते हैं। बहुत ज़्यादा की उम्मीद लोगों को है, पर अब इनकी क्या स्थिति होगी ये देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हम जो यहाँ स्थितियाँ देख रहे हैं कि लोगों को की जो उम्मीद है वो बहुत बढ़ी हुई है। और एक और बड़ा मुद्दा है कि रोज़गार का क्या होगा। अब लोगों को लगता है कि रोज़गार का सीधे तौर पे बजट से क्या असर है, तो लेकिन ये रोज़गार का जो मुद्दा है वो सीधे तौर पे बजट से ही जुड़ा हुआ है। बजट में ऐसे क्षेत्रों को अगर बढ़ावा दिया जाए जहाँ जिससे कि रोज़गार बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो सबके लिए रोज़गार की बात है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर उन क्षेत्रों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है तो रोज़गार जो है उसमें जो अभी कमी है वो कमी बरकरार रहेगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। एक और दो और मुद्दे हैं जिन पर मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा कि तमाम कोशिशों के बावजूद शिक्षा का क्षेत्र और जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इस पर सरकार का खर्च जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है। और सारे विशेषज्ञ ये बार बार कह रहे हैं कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे शिक्षण संस्थानों की स्थापना सरकार को करनी चाहिए। भारत जो है वो उन देशों की तरह नहीं है जहां ये माना जाता है कि पढ़ना लिखना उनका काम है। अब आप सोचिए कि अगर सरकार मेडिकल कॉलेज नहीं खोलेगी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एक छात्र पढ़ेगा, तो चर्चा ये होती है कि 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए वो फीस के रूप में 5 साल में दे देता है। अब अगर वो 5 करोड़ फीस दे करके पढ़ के आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों के हित का कितना ख्याल रखेगा। जाहिर सी बात है कि उसकी इच्छा होगी कि पहले ये 5 करोड़ जो है कमा लिया जाए, और फिर उसका नतीजा ये होगा कि ये जो स्वास्थ्य पर आपका खर्च है वो बढ़ता ही जाएगा। और हम लोग अभी भी सुनते ही रहते हैं कि डॉक्टर की फीस हो या नहीं हो, लेकिन इतनी तरह की जांच लिख देते हैं कि आप उनको हज़ारों हज़ार लाखों लाख रुपए देकर आते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कर लिए जाते हैं,
आज की तारीख में 3,000, 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक एक रात के कमरे का किराया हो गया है अस्पताल में। ये मैं किसी 5 स्टार होटल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो लेकिन जब सरकार चलाती है तो या तो वो मुफ्त मिल जाता है या फिर बहुत कम दाम में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये में मिल जाता है। तो अभी इसका क्या होगा? उसी तरह से तो एक हमने कहा कि बार बार घोषणा की जा रही है, कई राज्यों की सरकारें कहती है कि हम हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। अरे भाई, हर कमिश्नरी में 2-3 अच्छे मेडिकल कॉलेज खोलो ना। ये कहकर क्या फ़ायदा है कि हर ज़िले में खोल देंगे, खोलते हो नहीं। एक वीडियो में देख रहा था, उसमें कोई 5-7 साल पहले एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ, कहा गया कि शिलान्यास हुआ, और उसका एक गेट बना हुआ है, जो गेट जो है शिलान्यास के पहले ही बना दिया गया था क्योंकि दिखाना था। उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। उसके बाद जो है वहाँ पर एक पत्थर नहीं रखा गया, एक ईंट नहीं रखी गई। तो फिर क्या फ़ायदा है इन घोषणाओं का? तो ये जो समस्या है उस पर सरकार कितना ध्यान देती है वो सोचना होगा। एक और बड़ी बात है कि अब ये प्रदूषण को लेकर के लगभग देश के हर बड़े शहर में समस्या होने लगी है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं। अब ये गाड़ियां जो हैं, इनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और दूसरे गैस निकलते हैं, वो तो निकलते रहेंगे। तो अब उसका तरीका तो सिर्फ एक ही है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वो बढ़ाई जाए, जिनसे कि इस तरह का कार्बन और जहरीले गैस नहीं निकलते हैं। तो फिलहाल ये सॉल्यूशन है। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां कैसे बढ़ें? हमसे चाइना जो है करीब समझ लीजिए कि 50 साल आगे है। आज उसकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है अमेरिका में जाकर बिक रही हैं, दुनिया के दूसरे यूरोप के देशों में बिक रही हैं, भारत में भी उनकी गाड़ियां आने लगी हैं। पर कितनी कोशिश सरकार कर रही है, कितनी सुविधाएं भारत में जो गाड़ियां बढ़ें उसके लिए दे रही हैं? तो दिखाई नहीं दे रहा है कोई बहुत ज़्यादा। हाँ, ये ज़रूर है कि टाटा जैसी कंपनी, महिंद्रा जैसी कंपनी अपने बलबूते पे कुछ काम कर रही हैं, लेकिन ये काम पर्याप्त नहीं है। बैटरी को लेकर समस्या है हमारे देश में। बैटरी जो बनाने वाली चीज़ें हैं वो खनिज हमारे यहाँ नहीं है, और हम उसका भी आयात करते हैं। तो ये कब तक चलेगा? कब तक आप इनका आयात करते रहेंगे? इसी तरह से मतलब जो मूल सेक्टर्स हैं उन पर सरकार क्या सोच रही है, ये बहुत ज़रूरी है देखना। और कई बार ऐसा देखा गया है कि सरकार जो है बहुत लंबा चौड़ा बजट घोषित कर देती है, और मतलब साल के अंत में ये पता चलता है कि जितने पैसे की घोषणा की गई थी उतना तो खर्च ही नहीं हुआ। खर्च नहीं होने का एक कारण ये भी बताया जाता है कि संबंधित विभागों के पास वो पैसा ठीक समय पर पहुंचा ही नहीं। तो जब पैसा ठीक समय पर नहीं पहुंचेगा तो खर्च नहीं होगा, तो बजट में चाहे जितनी घोषणा की जाए उससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा नहीं हो सकता। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो खेती है वो आज भी बहुत पिछड़ी हुई है। मशीनों का उपयोग नहीं होता। पानी के लिए जो ड्रिप इरिगेशन जिसको कहते हैं, जो कि बेहतर होता है, पानी का भी कम खर्च होता है और सिंचाई भी बेहतर होती है, क्योंकि पानी जो है जब हम पंप से सीधे खेत में डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और कई बार फसल को नुकसान होता है। अब उसकी जगह ड्रिप इरिगेशन आ गया, जिसमें कि बूंद बूंद करके बरसात की तरह पानी का छिड़काव होता है। वो भी बहुत खर्चीला मामला नहीं है, लेकिन बिना सरकार के पहल को तो हो नहीं सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो जाहिर सी बात है कि हमारे सामने संकट होगा। डिफेंस को लेकर ये सरकार बहुत सारी बातें कर रही है, लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं कि जो इसके पहले की कांग्रेस की सरकारों ने जिन योजनाओं को शुरू किया था, तो उससे आगे हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। ये ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइलें जो हैं, इनकी शुरुआत उसी समय हो गई थी। जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो उसके पहले से आ चुके थे, उनमें और सुधार हुआ है, वो तो होता ही रहेगा, लेकिन ये पहले से आ रहे थे। लेकिन आज भी जो है कई तरह के इंजन हम नहीं बनाते। अब उस पर जितना पैसा लगना चाहिए वो बार बार ये बातें आती हैं कि उतना लगाया नहीं जा रहा है। नतीजा ये है कि विदेशों से जो इंजन आता है
उस पर हम निर्भर रहते हैं, और वहाँ की सरकारें जब चाहती हैं तब हमारा हाथ दबा देती हैं और वो इंजन नहीं देती हैं। तो आप इसको कहाँ तक किस तरह से ले जाना चाहते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बुनियादी चीज़ें, अगर हमको हवाई जहाज़ का इंजन ही नहीं बनाए हम, तो बाकी सारा कुछ बनाते रहे हम तो दूसरे पर ही निर्भर रहेंगे। या जो हमारी मिसाइल है उसके जो कंपोनेंट हैं 100% जब तक स्वदेशी नहीं होंगे तब तक तो हम दूसरे पर ही निर्भर होंगे, कीमत भी उस पर ही तय होगी। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार की नज़र जाएगी कि नहीं, बजट में इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन मैं एक दिन पहले ही बहुत बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जो है कल सुबह 10:30 बजे से अपना बजट का प्रोग्राम शुरू करेंगे। शुरू में हम एक बार फिर से ये बताने की कोशिश करेंगे कि बजट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, किस किस चीज़ की उम्मीद आप कर सकते हैं, तो उस पर हम कुछ बातें बताएंगे। 11 बजे से आप हमारे चैनल पर लाइव बजट प्रोग्राम, जब बजट पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, तो उसे देख सकते हैं। और फिर बजट खत्म होने के बाद हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि बजट में आपको कितना मिला, कितनी आप उम्मीद कर सकते हैं, और क्या चीज़ें जो हैं वो आपके खिलाफ जा सकती हैं। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते एक अनुरोध कि सत्य हिंदी का जो सदस्यता अभियान हमने शुरू किया है उससे जुड़िए। सत्य हिंदी के वेबसाइट पर जाइए और वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप सत्य हिंदी के सदस्य कैसे बन सकते हैं और आपको उसके बदले क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। सत्य हिंदी एक तरह से जो हमारे दर्शक और पाठक हैं उनका ही चैनल है, उनके योगदान से ही हम चलाते हैं, और हम आपके भरोसे ही स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके साथ ही जुड़ करके हम आगे चल सकते हैं। तो इसका ख्याल रखिए। सदस्यता अगर संभव हो तो ले लीजिए। और एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और संभव हो तो दूसरों को भी सजेस्ट कीजिए। सत्य हिंदी का एक ऐप भी है जिसको डाउनलोड करने के बाद आप हमारे प्रोग्राम को बेहतर ढंग से देख सकते हैं। वो भी आप कर लें तो बेहतर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.